Hello everyone, myself Nishu Arya. I welcome you all on my YouTube channel Chemistry. Today we are going to start periodic classification of elements. But before we start with the concept, I would like to thank you all for motivating us. Please do like our videos, share our channel and subscribe to our channel for receiving further updates. In this chapter, today we will be learning historical development of periodic table. देखिए बच्चे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल की क्या होती है, या फिर मैं उससे पहले आपको बोलूं कि क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट की या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या रिक्वायरमेंट आ गई। देखिए, बाय द ईयर 1831 there were 33 elements discovered and by the year 1835 there were 37 elements discovered. And by the year 1865 there were 61 elements discovered. मतलब डे बाय डे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। अब इतने सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली पढ़ना, उनके यूजेस को सेपरेटली पढ़ना, उनके कंपाउंड्स को सेपरेटली पढ़ना डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे हम एक क्लास के अंदर करते हैं, हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं, दीज आर गुड स्टूडेंट्स, दीज आर नोटोरियस वन, दीज आर एवरेज स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहा, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, जैसे डॉबरियन स्ट्रेट्स आए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए, लॉथर-मेयर कर्व्स आए, उसके बाद फाइनली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल हम यूज करते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें, with the passage of time number of elements were discovered. Studying them separately was a difficult task, so classification was done. Now moving ahead, ठीक है, now moving ahead, first scientist which contributed in classification was Dobryner trades. देखिए बच्चे, trades word is basically taken from tri means three, aids basically here means group, so the group of three elements here known as trades. अब डॉबरियंस ने क्या किया था, डॉबरियंस अरेंज्ड एलिमेंट्स according to their increasing atomic mass. By the year 1829, Dobrynin has given their traits and he arranged elements according to their increasing atomic mass. और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हमें तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिलता है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और इन्होंने एक और थ्योरी इसके अंदर क्या स्टेट की कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन जो है वो क्या है, आपके सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास। दैट इज, अगर हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, तो जो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसके मास का मीन जो है वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ऐसा डॉबरियंस ने स्टेट किया था। अब इन्होंने जो है हमारे तीन ट्रेड्स दिए थे, विच वर योर एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड हेलोजन फैमिली। ठीक है, अब देखिए बच्चे आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन में जो डिस्प्ले हो रहा है, दीज थ्री एलिमेंट्स दैट इज लिथियम, सोडियम and potassium were the element of first trade, that is alkali metals. अगर देखो हम फर्स्ट एलिमेंट का मास देखें तो दैट इज 7 और थर्ड एलिमेंट का मास देखें 39। अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो 39 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 23, विच इज मास ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब इनका कंसेप्ट जो है वो सही था। सेकेंड ट्रेड ही हैज गिवन हेलोजन फैमिली in which he has arranged chlorine, bromine and iodine.
अब अगेन अगर हम मास का मीन फाइंड आउट करते हैं तो क्लोरीन का मास था 35.5, आयोडीन का मास था 127। अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करते हो तो वैल्यू आएगी 81.25, which is not exactly equal to the mass of bromine, but it was nearby to the mass of bromine. Similarly, he has given one more trait, calcium, strontium and barium. कैल्शियम का मास 40, बेरियम का मास 137, मीन निकालोगे तो आपका कितना आएगा 88.5, which is not exactly equal to the mass of strontium, but it is nearby equal to the mass of strontium, that is 88. तो ऐसे ही एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया तो या तो एग्जैक्टली इक्वल आता था मिडल एलिमेंट के मास के, या फिर नियर बाय मिडल एलिमेंट के मास के आ रहा था. तो दीज थ्री ट्रेड्स वर सूटिंग हिज लॉ. अब इनके जो कॉन्सेप्ट है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी. लिमिटेशंस क्या थी? एक तो ये 9 से ज्यादा एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए. ठीक है, उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उन सबको भी ये अरेंज नहीं कर पाए. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे थे, तो उन्हें तो अरेंज करना और डिफिकल्टी होता जा रहा था. सेकेंड, जो मास था उसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही थी वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती थी. किसी किसी केस में एग्जैक्टली इक्वल थी, अदरवाइज इट इज नियर बाय इक्वल. तो इनका जो ट्रेड्स हैं वो फेल हो गए. दो ही हैज गॉटन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. व्हाई? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who related the periodicity of properties of element with atomic mass. अब जब इनके ट्रेड्स फेल हो गए तो उसके कुछ टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक एक्चुअली कोई भी साइंटिस्ट जो है वो बता नहीं पाया था कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना चाहिए. देन एक साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया. ही वाज न्यूलैंड्स एंड ही हैज गिवन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जैसे कि आप सबको पता है ऑक्ट इज टेकन फ्रॉम वर्ड 8, एव्स इज सेट. तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि 8 एलिमेंट्स का सेट. ही वाज अ फन लविंग पर्सन बिकॉज ही कंपेयर्ड हिज लॉ विद म्यूजिकल नोट्स. इन्होंने क्या कहा, जैसे कि 7 सुरों के बाद जो 8वां सुर होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सुर का रिपीटिशन है. ऐसे ही अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होंगी. दिस वाज स्टेटेड बाय न्यूलैंड्स. दिस वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पीरियोडिक टेबल इन्होंने इनिशियली दी थी. अगर हम इसको कंपेयर करें आपके 7 सुरों से तो दिस इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड अगेन सा. तो सा अगेन किसके नीचे आएगा? 8th एलिमेंट के नीचे. ऐसे ही इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद आया सोडियम. सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो लिथियम जैसी थी. देखो आप सबको पता है लिथियम और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल हो जाते हैं. तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी. तो इस तरह से अगर देखा जाए, ऐसे ही अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करो तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन इज योर 2,2 एंड दैट ऑफ मैग्नीशियम इज योर 2,8,2. तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबल हो जाते हैं. तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी कैसी थी? सिमिलर थी. अब इस तरह से अरेंज करते हुए ये सारे एलिमेंट्स को तो अरेंज नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने मैक्सिमम एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया. He has arranged at that time 40 elements in his periodic table. But इनकी periodic table भी एक टाइम के बाद फेल हो गई. इनकी periodic table कब फेल हो गई? जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई. अब नोबल गैसेस की डिस्कवरी से जो है अब
अगर हम अरेंज करें तो इस पीरियड में हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, वो यहाँ पे आना चाहिए नियॉन। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, आर्गन। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एट्थ एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन नहीं हो रही, नाइन्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी फर्स्ट एलिमेंट के। तो आप लोग कह सकते हो कि हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को लॉ ऑफ नोनेव्स कर देते। हम ये कह सकते थे कि हर एट्थ एलिमेंट के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था जिनकी प्रॉपर्टीज उस पूरे ग्रुप के जैसी ही नहीं थी। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, किसी किसी प्लेस पे इन्होंने एक से ज्यादा एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया था। अब उनका मास तो इक्वल नहीं है, जब उनका मास इक्वल नहीं है तो उन्हें सेम पोजीशन पे कैसे रखा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। तो वेरी फर्स्ट लिमिटेशन वाज his periodic table failed after the element calcium. No places for noble gases as that was not discovered by that time. He could not arrange more than 56 elements. और ये जो 56 एलिमेंट्स भी अरेंज किए थे, ये भी कैसे अरेंज किए थे कि एक एक स्लॉट पे दो दो या तीन तीन एलिमेंट्स को रख दिया था। ठीक है, वही देखिए नेक्स्ट पोजीशन पे यही आपको मेंशन किया हुआ है, एट सम प्लेसेस टू एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर एंड some elements were placed in the group with which their properties were even not matching. So his concept also failed. अब देखो बच्चे, दो के दो कंसेप्ट गलत तो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिसिटी और मास में कोई रिलेशन तो है, बट एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो नहीं पता चल रहा। हर बारी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती जा रही हैं। तो इसके बाद हमारे कुछ और साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, लाइक लोथर मेयर वाज वर्किंग बट एंड मेंडलीव वाज वर्किंग। दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या था, लोथर मेयर कर्व्स पे वर्क कर रहे थे एंड मेंडलीव जो है वो पीरियोडिक टेबल पे वर्क कर रहे थे। लेकिन मेंडलीव का कॉन्सेप्ट पहले आ गया था, इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ज्यादा पब्लिसिटी मिली और लोथर मेयर कर्व्स को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। बट अगर देखा जाए तो दोनों का काम एक जैसा ही था, बिल्कुल सिमिलर ही वर्क था दोनों का। दो मेंडलीव गॉट ऑल द पब्लिसिटी whereas Lothar Meyer did not get that publicity. अब मेंडलीव जी ने क्या बोला, मेंडलीव जी ने बोला कि he was sleeping at the night and in the dreams he has seen a periodic table. मतलब उन्होंने रात को सपने में periodic table देख लिया, उनको assumption हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए। अब उसके लिए इन्होंने अपनी लॉ भी देनी थी। इन्होंने अपनी लॉ क्या दी, इन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स या फिर हाइड्राइड्स बनाकर देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑक्साइड्स या फिर हाइड्राइड्स का फॉर्मूला सिमिलर है उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे, और जिनका फॉर्मूला डिफरेंट है उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। और एक ग्रुप में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, एक ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई थी, इन्होंने क्या किया, जो आपके कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स पे, प्लेइंग कार्ड्स पे एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। एलिमेंट्स के नाम लिखने के बाद उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया और वही कार्ड्स के फॉर्म में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। अगर मैं आपको ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे। व्हाई? बिकॉज हिज पीरियोडिक टेबल वाज इन रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में थी तो हम लोग उसे नहीं पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ पा रहे थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत सारे डिजाइन्स आए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसे ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश की जिससे सब उसे पढ़ सकें। तो a variety of table of Mendeleev is available in the market. पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि इन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना के रखे। देखो बच्चे, इसी चीज को अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल ले रही हूँ, लिथियम,
सोडियम एंड ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम। लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, Li2O लिथियम ऑक्साइड। सिमिलरली सोडियम के केस में क्या बनेगा, Na2O। सिमिलरली पोटेशियम के केस में क्या बनेगा, K2O। अब इन तीनों का ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर है, तो इन्होंने क्या कहा, इनको एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए। किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में? जिसका मास कम है उसको पहले प्लेस किया जाएगा, जिसका मास ज्यादा है उसको बाद में प्लेस किया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑक्साइड्स बना के दिखाए, सिमिलरली इन्होंने हाइड्राइड्स भी बना के देखे थे। LiH, लिथियम की वैलेंसी 1, H की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्राइड क्या आएगा, LiH। सिमिलरली सोडियम के लिए अगर आप बनाओगे तो दोनों की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्राइड क्या आ जाएगा, NaH। इनके हाइड्राइड्स का फॉर्मूला भी सिमिलर है, तो इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए। ये स्टेट किया था मेंडलीव ने। देखिए यहाँ पर देखिए क्या मेंशन है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses. That is, elements should be arranged according to increasing atomic mass. Let's see his periodic table. इन्होंने बच्चे देखो क्या किया था, he divided his periodic table into vertical rows and horizontal rows. These vertical rows were known as column, and in these vertical rows were known as groups, and horizontal rows were known as periods. इन्होंने अपनी periodic table को 8 groups और 7 periods में डिवाइड किया था। बट आजकल जो आप periodic table देखते हो उसके अंदर 9 ग्रुप्स डिफाइन है। 0th ग्रुप जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज उसको हमने न्यू मेंडलीव periodic टेबल में इंट्रोड्यूस किया था। वो मेंडलीव periodic टेबल का एग्जैक्टली पार्ट नहीं था। इस periodic टेबल को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए बी। ग्रुप 1 to 7 जो है वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ए एंड बी। और ग्रुप 8 जो है उसके अंदर कोई सब ग्रुप्स डिफाइन नहीं है, बट उसको अंदर 3-3 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। periodic टेबल आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, देखिए बच्चे, ये है आपकी मेंडलीव periodic टेबल, नॉट न्यू मेंडलीव periodic टेबल, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप 0 को इंट्रोड्यूस नहीं कर। दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 subgroups, A and B. Similarly, second group is also divided into 2 subgroups, A and B. अब देखिए, your third group is also divided into 2 subgroups, A and B, and 8th group is divided into 3 subgroups, A, B and C. Actually, he has never mentioned that it is divided into 3 subgroups A, B, C, but he has randomly placed 3 elements into it. मतलब जो 8th ग्रुप था उसको एक्चुअली में इन्होंने A, B या C सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, इन्होंने बस वहां पे 3 एलिमेंट्स को रैंडमली प्लेस कर दिया था। अब देखिए बच्चे, इस periodic टेबल की दो बहुत सारी मेरिट्स थी, दो इसकी कुछ डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट्स क्या थी आपकी इस periodic टेबल की? सबसे पहले तो इसकी मेरिट क्या थी, इन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर थे उन सबको अरेंज कर दिया था। सेकेंड, इनकी मेरिट, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी प्लेसेस छोड़ दी थी जो उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुए थे। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने क्या देखा कि सिलिकॉन और टेल्यूरियम या सिलिकॉन और जर्मेनियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इन्होंने कहा कि एक और एलिमेंट कल को डिस्कवर होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों के जैसी होंगी, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, एका सिलिकॉन।
वर्ड एका जो है वो संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। ही वॉज अ रशियन, बट इनकी जो दोस्ती थी वो एक संस्कृत, जो इनकी फ्रेंडशिप थी वो एक ऐसे पर्सन से थी जो उस टाइम पे संस्कृत में पे बुक लिख रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि उनकी बुक के अंदर भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। तो इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को पहले प्रिडिक्ट कर दिया जो डिस्कवर नहीं हुए, जो बाद में इनकी पीरियोडिक टेबल में फिट हो गए। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। इन्होंने जो है कुछ फर्दर भी स्पेसेस छोड़ी कि यहाँ पर भी डिस्कवरी हो सकती है। तो ये तो थी इनकी मेरिट्स। अब इनकी कुछ डीमेरिट्स भी थी। सबसे पहले इन्होंने नोबल गैसेस को प्लेस नहीं किया था, जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया था एक जीरो ग्रुप ऐड करके, जिसमें हमने सारी नोबल गैसेस को डिस्कवर जो है प्लेस किया। Actually, while he was working on his periodic table, noble gases were not discovered. Noble gases were discovered by the Scott. Scott एक साइंटिस्ट था जिसने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया था। अब क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर लिमिटेशंस आ गई थी, तो इनको तो जो है वो नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बट स्कॉट को नोबल गैसेस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। बट ये स्कॉट से भी ज्यादा फेमस हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल को ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, और ये उस टाइम का सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल था जिसके अंदर सबसे लीस्ट लिमिटेशंस थी। और इनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम रख दिया गया था, दैट इज एलिमेंट 101, जिसको वैसे अगर हम नेमिंग कर रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से तो उसका नेमिंग है अनियम। उसको मेंडलीवियम भी बोला जाता है। तो ही गॉट मोर देन स्कॉट, दो स्कॉट गॉट नोबेल प्राइज, he an element was named after his name because of his such a big discovery. So this periodic table got a lot of publicity. ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं बच्चे। इनकी पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स भी थी जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और कुछ डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट ऑलमोस्ट सारी पीरियोडिक टेबल्स की अभी तक सेम ही चल रही है, और वो क्या है? नो प्रॉपर पोजीशन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई भी प्रॉपरली प्लेस नहीं कर सकता। सेकंड, इंक्रीज इन एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर। सब जगह एटॉमिक मास जो है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा था। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाती तो इन्होंने प्लेस किया था निकल और कोबाल्ट मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, जिसको अभी आप आगे जाके हम लोग प्रूव कर पाएंगे हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल में। खैर इसको वहीं डिस्कस करेंगे। और देखिए, नो पोजीशन फॉर आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स whose atomic number is same but mass is different. अगर ऐसा है तो यहाँ पर इनको, अगर इन्होंने हाइड्रोजन 1 प्लेस किया था तो उसके बाद इनको यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 भी लिखना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन 2 यानी कि हाइड्रोजन जिसका मास नंबर क्या है 2 है, हाइड्रोजन जिसका मास नंबर क्या है 3 है, तो इनको उस हिसाब से तो इनको सेपरेट पोजीशन देनी चाहिए थी, बट इन्होंने सेपरेट पोजीशन नहीं दी थी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि इन्होंने कोबाल्ट और निकल में जो है कोबाल्ट को पहले प्लेस किया था, निकल को बाद में प्लेस किया था। तो देखिए जबकि मास नंबर में क्या है, डिफरेंस है। So these were certain demerits of Mendeleev periodic table, due to which modern periodic table came into existence. अब देखिए बच्चे, ये तो पता चल गया था कि कोई तो रिलेशन है periodicity और मास के बीच में, लेकिन हर बारी कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती थी। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, जिन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की बजाय एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जो है वेरी करती हैं।
जैसे कि मेटालिक करेक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो वो मेटालिक है नेचर में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है तो वो नॉन मेटालिक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो एसिडिक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो बेसिक है। तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। इसीलिए हमें अपनी पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग अरेंज करनी चाहिए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करनी चाहिए। ये हमें किसने बताया था, हेनरी मोजले ने। उन्होंने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या दी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका फंक्शन है, उनके उनके जो है एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। इससे जो है बहुत सारी लिमिटेशंस जो है वो मेंडलीव की ओवरकम हो गई थी। जैसे मेंडलीव जो है हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाया था, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज दो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलती हैं, तो उसको कौन से ग्रुप में रखना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। इन्होंने क्या कह दिया, हेनरी मोजले ने क्या कह दिया कि क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, उसे किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया। जैसे कि उन्होंने प्लेस किया था कोबाल्ट और निकल, तो इन्होंने क्या उसकी जस्टिफिकेशन दी कि कोबाल्ट का मास एटॉमिक नंबर जो है वो कम है, निकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। आइसोटॉप्स वाली लिमिटेशन तो अपने आप ही ओवरकम हो गई, क्योंकि आइसोटॉप्स तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो इन्होंने तो अपनी पीरियोडिक टेबल को किसके हिसाब से अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। तो वो लिमिटेशन अपने आप ही दूर हो गई बाय द टाइम। So he overcome the limitation which were discovered by the Mendeleev, या which were there in the Mendeleev periodic table, that were overcome by Henry Moseley. इसी periodic table को हम periodic table भी बोलते हैं। Modern periodic table को जो है that is divided into 18 groups and 7 periods. Modern periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. S block elements कौन से हैं, S block elements के अंदर आपके दो ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दैट इज एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। P block elements जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स कहां से कहां तक आते हैं, 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर P block। ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स कहां से कहां तक आते हैं, ग्रुप 3 to ग्रुप 12। These elements are known as transition metals. F block elements इसके अंदर दो सीरीज आती हैं, that is lanthanides and actinides. These are radioactive element. Most of them are radioactive. इनको यूज करने के लिए इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करवाना पड़ता है। ये टेबल जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। We will study this table in detail in our next lecture. So thank you all for watching.